अल्मोड़ा में चैत्र मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां अग्निरी मंदिर में की पूजा अर्चना, जागेश्वर प्रसादम योजना का भी शुभारंभ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास, मुख्यमंत्री धामी ने बताया ऐतिहासिक फैसला का रुकेगा संपत्तियों का दुरुपयोग, अब कब्जेदारों से मुक्त कराई जाएगी जमीन। 30 अप्रैल से शुरू होने वाले चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज, बद्रीनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम, 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। लोहाघाट के चंपावत जिले में विभागीय लापरवाही, चिरियांडू ग्राम सभा में गिराया जल संकट, दूर दूर से पेयजल धोने को मजबूर ग्रामीण महिलाएं, जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन। और भीषण आग की चपेट पर रुद्रप्रयाग के जंगल, लाखों की वन संपदा हो रही राख, आसपास के इलाकों में भी बड़ा खतरा, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां वे रोशनाबाद में चल रही युवा कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए वक्फ बिल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश लंबे समय से उस कानून का इंतजार कर रहा था जिससे कि वक्फ की जमीनों पर किए गए कब्जे खत्म हो सके। अब वे जमीनें कब्जेदारों से मुक्त कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा वक्फ की जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है जिसकी जांच की जाएगी और वे जमीनें सरकार के पास वापस लाई जाएंगी। लंबे समय से देश को इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम उधम सिंह नगर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने संसद में वक्फ बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला भी पार्टी कार्यालय बिगवाड़ा पहुंची और मोदी जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दुष्यंत गौतम ने बताया कि वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों की ओर से समय समय से जो दान की गई हुई जमीन है या कोई भी वस्तु हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज पे भेजती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। इसका उदाहरण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी, कि इस देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत है तो मुसलमानों की है। इतना बड़ा वक्फ होते हुए, बोर्ड होते हुए, इतनी भूमि होते हुए, तो आज तकलीफ उनको हो रही है जो या तो इसको वोट बैंक समझते हैं या वक्फ के द्वारा बेचकर उसकी भूमि को दुरुपयोग कर रहे हैं, मॉल्स बना लिए हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं, बेच दिए है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा यह अधिनियम न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके सही उपयोग की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। मजहर नईम नवाब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, जिससे कि वक्फ संपत्तियों का लाभ सीधे गरीबों,
जरूरतमंदों और मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचेगा। आज जो ड्राफ्ट आया है वो आम गरीब आदमी, मुस्लिम समाज के जो बेसहारा लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये ड्राफ्ट बनाया है और इसको बिल को पास कराया है। हम इनका समर्थन करते हैं। इस पर जो मार पड़ेगी इस बिल के पास होने के बाद उन माफियाओं पे पड़ेगी जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने वक्फ को लूट करके और अपनी दुकानें भरी हैं, अपने घर भरे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उस डर से भारतीय जनता पार्टी के बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे हैं। हम इसका समर्थन करते हैं। ड्राफ्ट अच्छा तैयार हुआ है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां अग्नेरी मंदिर में पूजा कर चैत्र अष्टमी मेले में हिस्सा लिया और जागेश्वर प्रसादम योजना की शुरुआत भी की। इस योजना के तहत स्थानीय महिलाएं श्रद्धालुओं को बाल मिठाई, तांबे का सिक्का, जागेश्वर से जुड़ी पुस्तिका वितरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक और प्रशस्ति पत्र भी बांटे। उन्होंने बताया कि बीते 3 साल में 22,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चकोटिया कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने, सीएचसी की क्षमता बढ़ाने, डिजिटल एक्सरे सुविधा देने और रामगंगा नदी पर तटबंध निर्माण की घोषणाएं की हैं। वहां का अध्ययन करने के बाद आप आइए और एक रिपोर्ट दीजिए भाइयों बहनों। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के नारायण बगड़ में पेंडा नदी पर बने 84 मीटर लंबे पुल के जीर्णोद्धार में देरी के खिलाफ सुनवाई की। कोर्ट ने कंपनी को 13 अप्रैल तक काम पूरा करने का आदेश दिया और 9 अप्रैल तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि जयबीर सिंह निवासी ग्राम लगून नारायण बगड़ की जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पुल की स्थिति जीर्ण शीर्ण हालत में है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी मरम्मत राज्य योजना के तहत की जानी थी। मरम्मत के लिए 19 दिसंबर 2024 को लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी किया था और 3 महीने में कार्य पूरा होने का समय संबंधित कंपनी को दिया गया, लेकिन कंपनी ने अभी तक कार्य पूरा नहीं किया है, जबकि पुल 36 गांव को जोड़ता है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया कि पुल को जल्द आवाजाही के लिए खोल दिया जाए। वहाँ जो है क्योंकि बैसाखी मेला भी 14 तारीख से शुरू है, तो इसलिए जो है आज जनहित याचिका डाली कि इस बात के लिए कि इस पुल को जितनी शीघ्र से शीघ्र जो है रिपेयर करके जल्दी खोला जाए, क्योंकि गांव वाले कई तरह के आंदोलित हैं और क्योंकि डिले जो है इन्होंने जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी उनने 15 दिन जो है इसको काम होल्ड पर रखा, जिससे पुल समय पर रिपेयर नहीं हो पाया। इसके खिलाफ आज कोर्ट में जनहित याचिका में जो है ये कहा गया कोर्ट द्वारा कि एटलीस्ट जो है 13 तारीख तक इसको पूरा वर्क पूरा कर दिया जाए और अगली जो तारीख इसमें है 9 अप्रैल फिक्स की गई। तो उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक और यातायात निदेशक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गढ़वाल रेंज कार्यालय में 4 धाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा और इसमें 1 पुलिस उपाधीक्षक, 2 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के साथ कांस्टेबल भी होंगे, जो कि पूरी 4 धाम यात्रा के हर पहलू पर नजर रखेंगे। यात्रा की जस्ट खत्म होने के बाद में हम उसको किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हर एक लेवल पे प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। फिर सारे ज़िलों का रेंज स्तर पर कोऑर्डिनेशन हुआ है। फिर अपने जो हमारे सिस्टर्स विंग्स हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारा फायर सर्विस है, हमारी SDRF है, उनके भी जो हेड्स हैं उनके साथ भी पूरा समन्वय किया गया है ताकि इस बार की जो 4 धाम यात्रा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो और यात्री जो यहाँ पे आए एक सुखद अनुभव लेके आए। तो इस क्रम में जो यात्रा की सुगमता के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये इस यात्रा में हमने इस बार 2 नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग है जो हमने अपने रेंज लेवल पे एक डेडिकेटेड 4 धाम यात्रा सेल, उसको हमने यहाँ पे सृजित किया है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर पुलिस की पूरी तैयारियां हो चुकी है। यात्रा में जोनल बनाए गए हैं, जिसमें कि पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे और 4 धाम यात्रा में हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। 4 धाम यात्रा की तैयारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप से खास बातचीत की TV 24 के संवाददाता आदिल पाशा।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आज पुलिस की पूरी तैयारी है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे साथ आईजी गढ़वाल इस तक सर, चारधाम शुरू होने वाला है 30 अप्रैल से, क्या कुछ तैयारी? देखिए, तैयारियां जैसे आपको हमने अवगत कराया कि यहाँ पर जो है, हम लोगों ने शासन स्तर पे, पीएचक्यू के स्तर पे अपनी मीटिंग्स कर ली हैं। जितना भी हमारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट था उसका चार्ट जो है वो हमने कंसर्निंग अपने पीएचक्यू में भेज दिया है। साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट जो है वो 25 तारीख को श्री धामों की ओपनिंग से 5 दिन पहले हम उसको कर देंगे। कंसर्निंग जितने भी हमारे श्री धाम हैं वहाँ पर एक डेडिकेटेड डिप्टी एसपी को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। वो पहले ही वहाँ पे डिप्लॉय होकर सारी व्यवस्थाओं को देख लेंगे। जो भी कार्य जो करने हैं, जैसे कि पार्किंग व्यवस्थाएं करनी है या फिर जो पैदल मार्ग है उसकी मरम्मत करनी है, इस सब चीज़ों को जो पिछले दफ़े जो माननीय कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में ऋषिकेश में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने एक डेडलाइन दिया था 15 अप्रैल का। तो सारे डिपार्टमेंट के साथ में जो हमारे पुलिस एंगल से कि हमें कहाँ पे बैरिकेटिंग करनी है, कहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी है, कहाँ पे जो बॉटलनेक्स हैं रोड्स पे, वहाँ पर जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वो सबको कंसर्न कर लिया गया है। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के साथ या और अन्य विभाग के साथ में समन्वय करके ऑलमोस्ट जहाँ तक हमें अभी पता है उसकी रिव्यू कल होने वाली है। सिर्फ आखिरी सवाल, कल पिछले साल अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे 95% तक वर्क हमें कंप्लीट हो गए हैं। पिछले साल ऋषिकेश में देखे तो काफ़ी दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता है, इस बार क्या कुछ तैयारी? इस बार जैसे कि आप जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन है। तो वो जो पिछले समय स्थिति आई थी इस समय नहीं आएगी, इसको हम लोग कैटर करेंगे। थैंक यू। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे कि गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप, जिन्होंने बताया चारधाम को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी हो गई और कई जोनल में चारधाम यात्रा को बांटा गया है, जिसमें इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की कोई परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी। देहरादून से अपने सहयोगी हरीश के साथ आदिल पाशा, T20। तो चमोली में यूसीसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में जिला सभागार में बैठक हुई। बैठक में यूसीसी को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को पंजीकरण में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके सुझाव भी लिए गए। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू की गई है, जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। यूसीसी लागू होने से पहले हुई शादी का 6 महीने के अंदर तथा यूसीसी लागू होने के बाद 2 महीने के अंदर विवाह का पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रोग्रेस की सराहना करते हुए ये बताया कि जनपद में 2 महीने में 8061 रजिस्ट्रेशन हुए, वहीं राज्य स्तर पर भी 60,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। के साथ हम लोग मीटिंग किए थे, यूसीसी के संबंध में हम लोग मीटिंग किए थे। इसमें अभी तक का प्रोग्रेस हमने पूरा रिव्यू किया है। हमारा इस जनपद में अभी तक 8,000 एप्लीकेशन का अप्रूवल किया है। सो ओवरऑल प्रोग्रेस ठीक है। इनका कर्मचारी का भी रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है। सो हम लोग 2 राउंड ट्रेनिंग किए थे के साथ। नैनीताल में जाम से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। नगर में किराए पर दिए जाने वाले दोपहिया वाहनों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी गई है। तो वहीं उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नैनीताल में संचालित हो रही 2017 के बाद से टैक्सी बाइकों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रक मजिस्ट्रेट वरुण अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत जाम से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चलाकर वाहनों को सीज करेगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले आरटीओ में रजिस्टर्ड 82 दोपहिया टैक्सी वाहनों को ही नगर में चलने की अनुमति दी गई जाएगी। उन्होंने बताया कि टैक्सी बाइकों के लिए चिन्हित स्थानों से नगर के बाहर संचालित करने की उन्हें अनुमति दी जाएगी, जबकि किराए पर दी जाने वाली स्कूटी और टैक्सी बाइकों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर खड़े किए जाने वाले दोपहिया और चौपहिया वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। टैक्सी बाइक्स हैं, उनमें हाई कोर्ट ने एक निर्देश 2017 में पारित किए 2017 के संदर्भ में दिए गए थे कि 2017 से पहले जिसका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उसी को नैनीताल के अंदर परमिट दिया गया है। तो वो आरटीओ के माध्यम से जो हमने सूची मंगवाई है वो 82 बाइक्स होती हैं। तो उन 82 बाइक्स को हम चिन्हित करके स्टिकर के माध्यम से उनकी पहचान रखेंगे और उन्हीं बाइक्स को सिर्फ नैनीताल में एज अ टैक्सी ऑपरेट करने का लाइसेंस है, नॉट एज रेंटल बाइक। रेंटल बाइक करने का लाइसेंस किसी को भी नहीं दिया गया है नैनीताल में, तो उनको ऑपरेट पे स्ट्रिक्ट तरीके से हमने उनको निषेध किया गया है। नैनीताल नगर पालिका सभागार में एक विशेष बोर्ड बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने की।
बैठक में पालिका की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एक ब्रिज टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, पालिका आवासों का किराया बढ़ाने को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। पालिका अधिशासी अधिकारी रोहित गोस्वामी ने बताया कि आय बढ़ाने के लिए पालिका ने लेक ब्रिज टोल टैक्स के बायलॉज पर संशोधन करते हुए सभी पार्किंग को स्वयं चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारी वाहनों के प्रवेश शुल्क 300 रुपये और स्थानीय वाहनों से 200 रुपये लेकर ब्रिज टोल वसूला जाएगा, जबकि भारी मोटरसाइकिल सवारों से 100 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। वहीं पालिका ने पार्किंग शुल्क 250 बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। हमने रेट बढ़ाया है। टोल पे बाहर से आने वाले वाहनों पर 300 रुपये और लोकल पर 200 रुपये रहेगा, और उसके अलावा पार्किंग के रेट भी सुधारे गए हैं। पार्किंग में 500 रुपये सभी वाहनों के लिए लगेंगे। लोकल्स को जो है अशोक पार्किंग है हमारी, उसमें 25 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से लोकल 4 व्हीलर लगा सकते हैं। कैमरे का हमने सर्वे किया है, लगभग 36 कैमरे लगने हैं और QR कोड सभी जगह पर लगेगा और ऑनलाइन पेमेंट होगा। इस संबंध में हमने बैंकों से भी बात की है, तो उनके माध्यम से हमको कुछ मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें हम QR कोड की व्यवस्था भी होगी। नकद भुगतान करने वाले के लिए हमारा इसमें 100 रुपये की पेनल्टी अधिक लगेगी, तो कैशलेस को बढ़ावा दिए जाने के लिए वो काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है और जंगली जानवरों के जीवन पर भी संकट के बादल बनवाने लगे हैं। और यदि समय रहते जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू नहीं पाया गया तो क्षेत्र के अन्य जंगल भीषण आग की चपेट में आ सकते हैं। वन विभाग ने बताया कि जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए 5 सदस्यीय वन कर्मियों की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जल्दी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो उधम सिंह नगर में वन विभाग ने नकली तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने नेपाल बॉर्डर बनमोहलिया मेला घाट क्षेत्र से आम की लकड़ियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। फिलहाल वन टीम वन तस्करी के बारे में पता करने में जुटी है। वहीं SDO ने बताया कि आरोपी ट्रक छोड़कर भाग गए, उनकी तलाश जारी है। लकड़ी की तस्करी के बारे में पता लगाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि नेपाल से आम की लकड़ी लाई जा रही थी। बनमोहलिया से लगे हुए जो हमारा अतिक्रमण क्षेत्र है, वहाँ पर एक आम की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक एक वहाँ पर आ रहा है। तो हमारे द्वारा वहाँ पर टीम को भेजा गया था और टीम ने पूरी तत्परता के साथ उस ट्रक को लकड़ी के साथ अपने कब्जे में ले लिया है। अग्रिम कार्रवाई अभी की जा रही है। S2 केस हमारे द्वारा दर्ज कर लिया गया है और हमें भी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लकड़ी कहाँ से आई। अभी इसमें मुलजिम तो नहीं पकड़े गए हैं, जो मुलजिम थे वो ट्रक छोड़कर भाग गए थे। तो अभी हम ट्रक को हमारी सुपुर्दगी में हैं और हम निश्चित रूप से जान लेंगे कुछ दिनों की जांच पड़ताल के उपरांत कि कौन इसके पीछे किसका है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक मासूम बच्ची की जान भी चली गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची रेलवे स्टेशन के एक खाली काउंटर पर झूलने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक काउंटर उसके ऊपर गिर पड़ा। गंभीर चोट लगने की वजह से बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने माता पिता के साथ एम्स ऋषिकेश से लौट पड़ी थी। बताया बच्ची की मां किडनी रोग से पीड़ित है और उनका एम्स में इलाज चल रहा था। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर अपनी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो लोहाघाट के चंपावत जिले में विभागीय लापरवाही के चलते चिड़िया डूंगा ग्राम सभा में लंबे समय से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ ग्रामीण महिलाएं दूर दूर से पेयजल ढोने को मजबूर हैं। वहीं पेयजल समस्या का समाधान न किए जाने पर आक्रोशित महिलाओं ने जल संस्थान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया और पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि जल संस्थान हर घर जल योजना का कार्य 4 साल के बाद पूरा किया है, पर उसके बावजूद गांव को पेयजल ही उपलब्ध नहीं किया गया। पानी नहीं आ रहा है। नई लाइन बिछी है, वो कहीं कहीं रिपेयरिंग अच्छी तरह नहीं हुई है। नए टैंक बने हैं बोरिंग वाले, उसमें से पानी ऊपर टैंक में चलाओ बोल रहे हैं, वो पानी नहीं चला रहे हैं। ऊपर जो नए टैंक हैं वो भी लीकेज हो रहे हैं। काफी टाइम से कह रहे हैं कि लाइन में पानी चलाया जाएगा लेकिन चल नहीं रहा है। और जगह काफी जगह जो लाइन चल रही है वहाँ पानी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन हमारा गाँव ऐसा है कि 2 साल से बोरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहीं पर लाइन नहीं है और गाँव वालों को काफी दिक्कत हो रही है। पहले की जो लाइन पुराने जो स्रोत है वो भी सूख चुके हैं। ये है कि हमारे गांव में हमारा ही पानी होकर के हम ही वंचित हो जा रहे हैं। बिल्कुल हमको पानी नहीं मिल पा रहा है।
तीन दिन में पानी आ रहा है, वो भी थोड़ा आ रहा है। जो टैंक है वो सब चीजें हुए हैं, टंकी टूटी हुई है, वो पानी जाएगा कहाँ? पानी को भी तो जाने के लिए कहीं एक होना चाहिए, टंकी होनी चाहिए। पता नहीं क्या है यहाँ, हमारे गाँव का पानी होकर के हमें को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। बनी गाँव का पानी 2 गाँव का पानी है। वो गांव में सभी गायें भूख और प्यास से मर रही हैं ना। गांव में घास है अच्छे से, अगर पानी नहीं होगा तो घास भी नहीं होगा। और पानी के कारण गांव की महिलाएं जगह जगह घूम रही हैं। बनी गांव में बहुत पानी है कह रही हैं महिलाएं, पर इनके लिए ही पानी नहीं है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। जल संस्थान के द्वारा 4 से 5 दिन में नगरवासियों को नाम मात्र का पानी उपलब्ध कराया गया, जिस कारण वजह से नगर की जनता पूरी तरह से नलों और हेडपंपों पर निर्भर हो गई है। लोग 2 किलोमीटर दूर जाकर पेयजल ढोने को मजबूर है, जिस कारण से जनता में जल संस्थान के खिलाफ काफी गुस्सा है। वह समस्या के समाधान को लेकर लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है। बार बार जनता की मांग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब जल संस्थान से एक ही निवेदन करते हैं कि यहाँ लोहाघाट नगर में शुद्ध पेयजल और जो पानी का रूटीन है वो एक दिन छोड़ के जो पहले मिलता था उस हिसाब से दें। और इन्होंने अब 5वें दिन पानी कर दिया, सप्ताह में 1 दिन, और महीने के हिसाब से लाते हो तो 6 दिन पानी, और 6 दिन पानी दे रहे हैं महीने में और बिल ले रहे हैं पूरे महीने का। इसको देखते हुए यहाँ काफ़ी हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग काफ़ी परेशान है। पानी को देखते हुए गर्मी का सीजन आ रहा है, अब अगले 2 महीने काफ़ी परेशानी भरे रहेंगे। इसको देखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय से कल इस संबंध में मुलाकात हुई और उन्होंने जल संस्थान को सख्त निर्देश दिए हैं और एक्शन साहब को साफ कह दिया गया कि ऋषि बिलाल जी को कि आप लोहाघाट जाकर के स्थलीय निरीक्षण कर और पानी की जो आपूर्ति है, कितने टैंकर लगा रहे हैं और कितने पिकअप के माध्यम से आप मुख्य टैंकर में पानी डालेंगे, पूरा चार्ट बना के मुझे दें। लोहाघाट के सुई गांव के रहने वाले पूर्व सैनिक मयंक कोहली की मेहनत रंग लाई और उनके प्रशिक्षित 23 युवाओं को एक साथ अग्निवीर पर चयन हुआ है। कोहली ने बताया कि वे पिछले 7 सालों से क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना और विभिन्न अर्धसैनिक बलों में भर्ती की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अकादमी के 150 से ज्यादा युवा मौजूद समय में भारतीय सेना के साथ साथ विभिन्न अर्धसैनिक बलों में रहकर देश सेवा कर रहे हैं। कोहली ने अकादमी का सहयोग देने के लिए क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी राज भट्ट को धन्यवाद दिया। वहीं कोहली के इस काम की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है। के बैच से 23 युवाओं का अग्निवीर भर्ती सेना भर्ती में चयन हो गया है और साथ ही अभी तक हमारी इस अकादमी से लगभग 150 बच्चों का चयन भारतीय सेना के अलग अलग अंगों में अर्धसैनिक बल, पुलिस बलों में हो गया है। मुख्यतः हमारे फिजिकल एकेडमी को एक जो परचम में ले जाने का जो काम किया है श्री राज भट्ट जी, जो हमारे एलारा कैपिटल के सीईओ श्री राज भट्ट जी का बड़ा सहयोग रहा है मेरी अकादमी के लिए और बच्चों के लिए, साथ ही उनके लिए जो फ्री क्लासेस हैं इस बार के बैच से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह 1 दिवसीय दौरे पर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधु वाटिका, गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र और देवकीनंदन अग्रवाल छात्र मनोविनोद केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने वाटिका में बनाई गई सेल्फी पॉइंट पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों के साथ फोटो भी खिंचाई। इसके साथ ही उन्होंने रतन ऑडिटोरियम में किसान छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मधु वाटिका के बनने से लोगों को काफी फायदा होने वाला है। शहद की प्रोडक्शन को लेकर मौन पालकों को क्या क्या करना चाहिए इस वाटिका में दर्शाया गया। उन्होंने इसी के साथ कहा कि अभी वाटिका में परीक्षण के बाद देश और उत्तराखंड में लोग पहुंचेंगे। आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। आप अभी नवरात्रियां चल रही हैं, आज 7वां दिवस है और आज बहुत ही पुण्य काम किया है। आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी कि आज हमने मधु वाटिका का उद्घाटन किया। मुझे ऐसा लगता है कि मधु वाटिका से पूरे विश्व के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में, उत्तराखंड में तो डेफिनेटली एक शहद की क्रांति आएगी। आज न्यूज़@10 की इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।